Assalamualaikum students, this is Tahreem Khalid and this video is presented to you by MK Preparations. MK Preparations एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले वन पेपर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। और हमारे यहाँ पेडागॉजी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, उर्दू, पाक स्टडीज़, हर तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। कोई भी जॉब हो, चाहे वो कोई पुलिस की जॉब हो या आप कह सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई जॉब्स हों, तो हर तरह की जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। हमारे जो बैचेस होते हैं उनमें इनरोल होने का फ़ायदा ये है कि आपको डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं और आपकी जो कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट आपके बाकायदा लिए जाते हैं, अच्छे खासे डिस्कशन करवाई जाती है। डिस्कशन से मुराद ये कि प्रॉपर सेशंस रखे जाते हैं, आपकी डिस्कशन करवाई जाएगी टीचर्स के साथ और फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको आंसर किया जाएगा। तो अगर आप हमारे किसी भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है और जो ईमेल है वो यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है मेल एसएसटी का सॉल्व पेपर जो कि 24/10/2024 को कंडक्ट करवाया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और हमारा जो सेशन है फीमेल एसएसटी का वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2024 से। एज़ वी ऑल नो कि जो फीमेल एसएसटी का पेपर है वो एक्सपेक्टेड है दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो इसलिए 1 नवंबर से हम इसका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बैच में इनरोल होने का फ़ायदा यह है कि आपको डिटेल्ड नोट्स, आपकी कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग की जाएगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, डिस्कशन करवाई जाएगी, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी जो है वो हो जाएगी इस फीमेल एसएसटी के पेपर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेल एसएसटी का पेपर कंडक्ट हुआ है हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको प्रिपरेशन में जो से है आप बैच को ज्वाइन करें तो आप ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास फीडबैक है अपने स्टूडेंट्स की, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमसे तैयारी की है। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स हैं तमाम रिव्यूज़ के, जो भी फीडबैक आया हमें अपने सेशंस का। तो इसमें कोई जेंडर की कोई ममानियत नहीं है, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो वो हमारे जो बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए, जो करिकुलम है ना ये वैसे तो लैटिन से ड्राइव हुआ है, लेकिन लैटिन में किस लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है तो वो है कररे। ये जो वर्ड है कररे, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है रेस कोर्स। तो ये लैटिन से तो ड्राइव हुआ है, लैटिन लैंग्वेज है, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो है, यहाँ मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ, CURRNER, क्रोरे। ये वाला जो लफ्ज़ है इससे ये डिराइव हुआ है। आगे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज़ रिलेटेड टू। अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत फेमस फ्रेज़ है, आपने सुना होगा अगर आप पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जॉन ड्यूई ने अपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में। अच्छा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका वो ये था कि जो बच्चे हैं उनको बजाय इसके कि आप पिछले जो ट्रेडिशंस रहे हैं उन्हीं के मुताबिक नई दुनिया में सिखाते जाएं, उससे बेहतर यह है कि आप उनको जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स हैं, उन पर लेके आएँ। और यहाँ पर तभी उसने ये बात की थी कि बच्चों को आप सिखाएं उनसे काम करवा के। जब बच्चा खुद काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा सीखता है। तो बजाय इसके कि आप उनको रट्टा लगवाएं या आप उनको बस कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करें, तो आप उनको उनसे काम खुद करवाएं। जब वो एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद अगला जो है एमसीक्यू वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972। अच्छा, 1972 को बाज़-औक़ात 1972 to 80 भी लिखा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। 1972 से जो 1980 तक पॉलिसी थी उसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, बट यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर बच्चों को कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी खुद तो बनी थी 1974 में। ओके, 1974 में बनी थी ये यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी वो 1972 की पॉलिसी थी।
इसी तरह आपने याद रखने हैं जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, कि इनकी जो डेट्स थी इनकी इस्टेब्लिशमेंट की वो क्या थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आया हुआ है। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है सिंगल नेशनल करिकुलम वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो 2021 में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे अगर बात की जाए तो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये 2018 में ये डेवलप किया गया था। 2020 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और फिर जो 2021 है इसमें इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है टायर्स ऑफ 2009 एजुकेशन पॉलिसी। यार 2009 की एजुकेशन पॉलिसी में टायर्स क्या थे एजुकेशन के, तो वो थे एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर। अभी भी यही हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब के 2009 की एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी अर्सा मतलब कि अब तक चल रही है। तो इसमें जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन 3 टायर्स हैं। आगे चलते हैं जी। इन विच अमेंडमेंट करिकुलम डेवलपमेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल। तो ये 18th अमेंडमेंट थी जिसके अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट का काम है ये फेडरल की बजाय प्रोविंसेस को सौंप दिया गया था। पहले ये फेडरल की पावर थी करिकुलम को डेवलप करना, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये पावर दे दी गई प्रोविंसेस को। अब हर प्रोविंस खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी करिकुलम को डेवलप करने के लिए। A method where teachers offer a particular kind of support to students as they learn and develop a new concept or skill is scaffolding। इसका जो राइट आंसर है वो है scaffolding, और ये मैं बता देती हूँ किस लिए। क्योंकि देखें, एक बच्चा है वो एक नया कंसेप्ट और स्किल सीखने जा रहा है, लेकिन अभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो एकदम से कोई नई स्किल या नया कंसेप्ट नहीं सीख सकता अपने आप से, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसको हम टेम्परेरी सपोर्ट भी कहते हैं जो टीचर उसको प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज कि एक बच्चा है जो कोई मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बल्कि करना चाहता है, तो अभी वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि वो सपोर्ट के साथ कर सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। तो वो जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उस सपोर्ट प्रोवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं स्काफोल्डिंग। उसके बाद है पोर्टफोलियो इज विच टाइप ऑफ असेसमेंट, समेटिव और फॉर्मेटिव। देखिए पोर्टफोलियो जो है ये समेटिव असेसमेंट भी है और ये फॉर्मेटिव भी है, ठीक है। ये हमें इन दोनों असेसमेंट्स में हेल्प करती है, फॉर्मेटिव में और समेटिव में। इस तरह हमें क्या होता है कि अब पोर्टफोलियो ये होता है कि एक स्टूडेंट का जो बेस्ट वर्क होता है उसको हम एक फाइल में या एक फोल्डर में जमा करते रहते हैं। अब स्टूडेंट जो अच्छा काम कर रहा है तो वो तो हमें थ्रू आउट दी सेमेस्टर या टर्म पता चलता रहेगा कि ये बच्चे का बेहतरीन काम है, इसको हमें फोल्डर में लगाना चाहिए। तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो रही होती है साथ साथ। और जब आप एट द एंड ऑफ द टर्म या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसका पोर्टफोलियो उठाते हैं, वो फोल्डर उठाते हैं, उसके अंदर देखते हैं, तो आपको बच्चे का सारा जो बेस्ट वर्क है वो नज़र आता है। तो तब आपने जो अगर रिमार्क्स देने हों उसको, या आपने उस पोर्टफोलियो की बेस पर से ग्रेड देना हो, तो वो होती है समेटिव असेसमेंट। आगे चलते हैं। साम्या's पेरेंट्स वांट्स टू सीक द एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन FSC आफ्टर मेट्रिकुलेशन। द टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर हर एडमिशन विल बी प्लेसमेंट असेसमेंट। देखें, जब आपने एक प्रोग्राम या एक डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट डिग्री, तो जो एग्ज़ाम होगा वो होगा प्लेसमेंट असेसमेंट। आपको मैं इस तरह समझा देती हूँ, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, ये गैट होता है। वो गैट क्या होता है? वो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, क्योंकि वो बताता है आपके बारे में कि आपको क्या रोल नंबर मिलना चाहिए, या आपको किस सेक्शन में जो है डालना चाहिए, या आपका क्या मेरिट बन रहा है। तो वो है प्लेसमेंट असेसमेंट, जो हमें बताता है कि एक बच्चे की क्या जगह है और उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए। तो इसलिए इसको हम प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि साम्या के जो पेरेंट्स हैं वो उसका FSC में एडमिशन करवाने जा रहे हैं। उसके बाद है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विद कॉग्निटिव डोमेन। देखें, इसमें ऑप्शन ज़ाहिरी बात है 3 और होंगे, तो उसके अंदर से जो करेक्ट था वो था नॉलेज, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज जो है ये सबसे पहले स्टेप आता है। नॉलेज के बाद क्या आता है? कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन।
और हो सकता है कि माइट पॉसिबल कि इसके बाद के जो ऑप्शंस थे उनके अंदर इफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन के स्टेप्स जो हैं वो लिखे गए हों। तो इसलिए यहाँ पे हमने नॉलेज को टिक किया है क्योंकि ये डायरेक्टली कॉग्निटिव डोमेन से डील करती है। लास्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी आ जाता है आगे, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। इसमें होते हैं 5 लेवल। पहला है प्री स्ट्रक्चरल, उसके बाद आ जाता है यूनि स्ट्रक्चरल, फिर मल्टी स्ट्रक्चरल, फिर रिलेशनल, और एंड वाला जो स्टेप है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। पेयर ऑफ वर्ब रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। देखें कॉग्निटिव डोमेन में अगर हम पेयर ऑफ वर्ब देखें तो हम पहले उसके स्टेप्स देख लेंगे, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट। अच्छा, अब ये जो थी ना हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, ये रिवाइज हुई थी 2001 में। 2001 में इसे रिवाइज किया गया था, और 2001 में रिवाइज किया था इसको एंडरसन ने, ठीक है। तो 2001 में जब उसने इसको रिवाइज किया था तो ये वाला स्टेप ऐड किया था इसमें, क्रिएट। तो इसलिए यहाँ पे एनालिसिस एंड क्रिएट जो है वो है राइट ऑप्शन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये रिवाइज्ड जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें आता है क्रिएट। उसके बाद है एब्रीविएशन ऑफ IBCC। तो इसका जो एब्रीविएशन है वो है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है विच इज नैरो इन स्कोप, इंस्ट्रक्शन, टेक्निक और स्टाइल। देखें जो नैरोएस्ट है स्कोप में वो है टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? कोई भी काम करने का एक स्पेसिफिक वे, और ये किस चीज़ का हिस्सा होता है? एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी या एक ब्रॉडर अप्रोच का हिस्सा होती है टेक्निक। फॉर एग्जांपल आप लेक्चर दे रहे हैं, अब उसके अंदर आप एक कोई छोटी सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, या बच्चों का ध्यान लेक्चर की तरफ करने के लिए। तो वो एक छोटा सा जो स्पेसिफिक वे आप इस्तेमाल करते हैं वो होती है टेक्निक। उसके बाद अगर हम बात करें तो उससे जो ब्रॉडर होता है स्कोप में वो है इंस्ट्रक्शंस टेक्निक से जो है ब्रॉडर होती है स्कोप में। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देते हुए ही आप किसी टेक्निक का सहारा ले सकते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो ब्रॉडर है। और फिर स्टाइल जो है वो सबसे ब्रॉडर टर्म है। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान का अपना स्टाइल होता है कि वो कोई चीज़ किस तरह से परफॉर्म करने का आदी है, क्या वो अपनी नेचर में अथॉरिटेटिव है या वो बड़ा डेमोक्रेटिक है, तो ये उसका स्टाइल होता है। तो स्टाइल जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है स्कोप में। उसके बाद है व्हाट इज़ द मिनिमम डिग्री रिक्वायर्ड फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। देखिए अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो मिनिमम डिग्री रिक्वायर्ड है वो है PhD। अगर आप देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी में विजिटर्स होते हैं, तो वो विजिटर्स भी MPhil होते हैं, उनका जो मिनिमम डिग्री होती है ना वो MPhil होती है विजिटर्स की। और जब फिर हम बात करते हैं कि परमानेंट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है तो उसके लिए तो फिर PhD लाजमी होती है। तो MPhil किन के लिए होता है? विजिटर्स के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं उनके लिए PhD विद नो एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। फिर है विच आर द टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे सिंपल रैंडम और क्लस्टर सैम्पलिंग है, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के आगे टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम में जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल पर्चियाँ डाल लेंगे और फिर उसके अंदर से 2-3 रैंडमली आप पर्चियाँ उठा लें और वो हो जाएगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अगर क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें हम पूरा ग्रुप उठाते होते हैं किसी चीज़ का। स्टूडेंट्स हैं आपके पास अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो आप 10-10 का ग्रुप उठाएंगे बीच में से, ठीक है। ये इसे कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद चलते हैं अगले पे, आइडेंटिफाइंग क्लासरूम डिफिकल्टीज फॉल अंडर एक्शन रिसर्च। देखिए एक क्लास है, उसके अंदर टीचर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो रिसर्च करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक रिसर्च टाइप है जो कि एजुकेशन की एजुकेशन डिपार्टमेंट की और एजुकेशन का जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए है स्पेसिफिक। और इसमें होता ये है कि आपको अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए होता है प्रॉब्लम का। जब आपको अर्जेंट किसी एजुकेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो तो वो होती है एक्शन रिसर्च। साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर एंड ह्यूमन लर्निंग, या हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी किससे डील करती है? बिहेवियर से एंड ह्यूमन लर्निंग से, क्योंकि ये सब जो है बिहेवियर या जो ह्यूमन लर्निंग है ये सब डायरेक्टली उसकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं या जो उसका दिमाग है उससे रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी किससे डील करती है? बिहेवियर एंड ह्यूमन लर्निंग, या फिर ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस।
उसके बाद है पेरेनियलिज्म। देखिए जो पेरेनियलिज्म है ये रिलेट करती है आइडियलिज्म से। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर माइंड पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इटर्नल ट्रुथ और इटर्नल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, ठीक है। ये थोड़ी रियलिज्म तो वो है ना कि आपको टोटल बताता है कि जो दुनिया है ये हकीकत है, जो हमारे सामने चीज़ें हैं ये हकीकत है, जबकि पेरेनियलिज्म बताते हैं और ये जो आइडियलिज्म है ये दोनों फिलोसफीज बताती हैं कि ये जो है दुनिया ये हकीकत नहीं है, हमारा माइंड और हकीकत है, और जो हमारी थॉट्स हैं वो हकीकत हैं, और इसके हमारे पास कुछ इटर्नल वैल्यूज़ होनी चाहिए और कुछ इटर्नल ट्रूथ्स होते हैं। तो ये इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। जबकि प्रैग्मेटिज्म ये तो बहुत न्यू अप्रोच है, बहुत आप कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच है फिलॉसफी की, जिसके अंदर आप जो दुनिया के साथ चलने पर, दुनिया की जो चेंज होते हुए हालात हैं उनके साथ अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आइडियलिज्म। Next statement is Amjad selected the same subject and repeated in next semester. Lacking of vertical content is the right answer. वो क्यों? देखें, सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में आप जाते हैं तो इसका मतलब कि आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं एजुकेशन में। आप 1 क्लास से 2 क्लास में हुए, आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं। 2 से 3 में हुए, फिर 4 से 5 में, 7 से 8 में, 9 से 10 में। तो ये है वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि जब एक ही ग्रेड के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर या एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की, जो कि वर्टिकल मूवमेंट है। और अगर आपको एक सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ रहा है अगले सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट, तो वो किसकी वजह है कि लैकिंग ऑफ वर्टिकल कंटेंट, आपके पास वर्टिकल कंटेंट नहीं है, ठीक है, कमी है वर्टिकल कंटेंट में। आपके पास इतने सब्जेक्ट्स नहीं हैं कि आप एक मतलब के सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और अगले में आपके पास पढ़ाने के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लैकिंग ऑफ वर्टिकल कंटेंट आएगा। उसके बाद है वेब गेव टेक्सोनॉमी द डेप्थ ऑफ नॉलेज बिलोंग टू विच कंट्री। वेब जिसने हमें टेक्सोनॉमी दी थी डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो वो यूके यानी इंग्लैंड से बिलोंग करता था। विच इज़ द फीचर ऑफ करिकुलम। देखें, जो करिकुलम का बेस्ट फीचर होता है वो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ताकि वो रिजिलियंट रहे चेंजेस से। कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आप कह सकते हैं उसे कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, तो वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो उस चीज़ को वेलकम करे, ठीक है। कोई इनोवेशन होती है, कोई पॉलिसी में चेंज आता है, कोई नया डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो करिकुलम जो है उसके अंदर बेस्ट फीचर होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो उस चेंज को वेलकम करे। उसके बाद है द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल लेवल क्लास पीरियड ड्यूरेशन इज़ 40 मिनट्स। ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि स्कूल लेवल पे जो एक क्लास का ड्यूरेशन होता है वो 40 मिनट्स होता है। इन विच डेवलपमेंट द स्टूडेंट्स एक्सप्लोर बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। देखिए, जब हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं या बिहेवियर्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया जब हम साइकोलॉजी वाला MCQ डिस्कस कर रहे थे कि ये आपके माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। और माइंड को हम क्या कहते हैं? मेंटल प्रोसेस को हम कोग्निशन भी कहते हैं। तो इसलिए मेंटल और कोग्निटिव ये दोनों चीज़ें बाज़ औक़ात ना, दोनों टर्म्स आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाती हैं। तो मेंटल को ही हम कोग्निटिव कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट आएगा। इन विच डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान द डिग्री इज टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर इन और आउट ऑफ कंट्री स्टडी। इस्लामाबाद HEC। देखें, आपने अगर अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना हो, मेरे ख्याल से आप में से माशाल्लाह बहुत से लोग होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस होगा कि उनके ख़ानदान में या उनके घर वालों में से किसी ने कभी ट्राई किया होगा बाहर जाने का, तो उनको पता होगा कि जो डिग्री है इसको अटेस्ट करवाना पड़ता है पहले और इवेलुएट करवाना पड़ता है HEC से। तो फिर हम डिग्री कहाँ भेजते हैं? हम इस्लामाबाद HEC अपनी डिग्री भेजते हैं ताकि वहाँ से अटेस्ट होके आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इस्लामाबाद HEC। इन विच काउंसलिंग टाइप वी एक्सप्लोर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। तो ये होती है सोशल काउंसलिंग। सोशल काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग है जिसमें आप जो आपका आप कह सकते हैं क्लाइंट है, उसकी आप फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को लोगों की प्रेजेंस में जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग की बहुत टाइप्स होती हैं। करियर काउंसलिंग होती है, एकेडमिक काउंसलिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल काउंसलिंग की।
उसके बाद है हु इज़ द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी के फाउंडर हैं और ये थ्योरी वही थ्योरी है जिसमें आप डिस्कस करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज को, फिर डिस्कस करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कॉन्क्रीट को, और कॉन्क्रीट के बाद हमारे पास जो फाइनली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 0 से 2 ईयर्स तक होती है, ठीक है। और फिर जब हम प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं तो ये 2 से 7 तक की होती है। और फिर ये जो कंक्रीट है ये 7 से 11 तक होती है स्टेज, 7 to 11 ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और जो फॉर्मल होती है ये फिर 12 से लेकर ऑनवर्ड्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर। द हेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। आपने सुना होगा अपने सेकेंडरी स्कूल्स में कि जो हेड होते हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। इन एजुकेशन प्रोसेस द टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HEC। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पर एक्चुअल या टेक्निकल बात की जाए तो जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, इसकी जिम्मेदारी होती है इन सर्विस ट्रेनिंग। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना मौजूद हो तो आप क्या टिक करेंगे? HEC, क्योंकि HEC भी समहाउ इन सर्विस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता है। इन रिसेंट पॉलिसी द इंटरमीडिएट कॉलेजेस आर शिफ्टेड टू एसोसिएट कॉलेजेस। अभी रिसेंट जो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि चेंजेस आए हैं या रिफॉर्म हुई है वो ये है कि जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनको एसोसिएट कॉलेजेस का रैंक दे दिया गया है। According to 18th Amendment, the head of Education Department at provisional level is secretary. सॉरी, यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल आना है। तो प्रोविंस लेवल पर जो एक पूरी प्रोविंस का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसके हेड को हम सेक्रेटरी कहते हैं, और ये क्या है? ये 18th अमेंडमेंट में हुआ है। Akram's father came to school and discussed the main subject for his son. Which type of assessment is this? देखें, अकरम के फादर जाएं अगर स्कूल और डिस्कस करें अपने बच्चे का मेन सब्जेक्ट, तो इसका मतलब कि अभी उनके बेटे ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अकरम ने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन चल रही है। तो अब वहाँ पे कोई असेसमेंट होगी तो वो होगी प्लेसमेंट असेसमेंट, ताकि पता चले कि इस बच्चे के लिए कौन सी प्लेस बेटर है या इस बच्चे को कहाँ प्लेस किया जाए। तो मेन सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब कि बच्चा अभी मतलब कि क्लासेस उसकी स्टार्ट नहीं हुई, वो भी पढ़ नहीं रहा, अभी उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्लेसमेंट असेसमेंट कहेंगे। द टीचर स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन क्लासेस, क्लासरूम मैनेजमेंट। ये बहुत सिंपल टर्म है, क्लासरूम मैनेजमेंट आपने सुनी होगी। तो जब टीचर एक क्लास में कोई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बार बार शो कर रहा होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसका मतलब कि वो क्लासरूम को मैनेज कर रहा है। ये सिंपल सी बात है, इसलिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट इसका राइट ऑप्शन है वो टिक करेंगे। इन करिकुलम प्लानिंग डैश इज ब्रॉडर टर्म। देखें, एम्स जो हैं वो सबसे ब्रॉडर होते हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक पूरी कॉम का एक एम होता है, एक पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक एम होता है, तो इसलिए ये सबसे ब्रॉड होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? उसके बाद होते हैं गोल्स। आपने गोल्स भी टर्म सुनी होगी, ठीक है। तो ये जो गोल्स होते हैं ना, ये होते हैं आप कह सकते हैं क्लास लेवल पर, ग्रेड लेवल पर। और उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो कि होते हैं एक स्पेसिफिक, एक दिन में एक जो स्पेसिफिक क्लास कंडक्ट करवानी होती है टीचर ने, और ये उस पर बेस करते होते हैं। तो एम्स सबसे ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, गोल्स उससे जो होते हैं ब्रॉड, उससे आप कह सकते हैं कि स्कोप में छोटे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है ये सबसे ज़्यादा नैरो होते हैं। द नॉन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप फोकस ऑन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। देखिए, ये ना आपको क्वेश्चन काफ़ी जगह पे मिलेगा नेट पर, वहाँ पे लिखा होता है द इंस्ट्रक्शनल, वहाँ पे ये नॉन नहीं लिखा होता। द इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप फोकस ऑन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, उसका उन्होंने ठीक लगाया होता है। तो ये बात जहन में रखें कि ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है ना, उसका काम होता है पढ़ाना, उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं होता। ये आप कह सकते हैं नॉन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है जिनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करना, जैसे क्लर्क्स हो गए, ठीक है।
तो वो इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे होते स्कूल में, उनका तो काम इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता, तो वो नॉन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल कर रही होती है। जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है वो फिर इंस्ट्रक्शनल टास्क को हैंडल करती है, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो टास्क होते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न करिकुलम थ्योरी इज़ फ्रैंकलिन बॉबिट। देखें यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि मॉडर्न करिकुलम थ्योरी को लेकर राल्फ टेलर ज़्यादा मशहूर है, तो हम आगे चल के वो एक MCQ यूज़ आएगा, उधर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पैनियर हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम फ्रैंकलिन बॉबिट जो है इनको टिक करेंगे क्योंकि ये मेनली इस थ्योरी के फाउंडर हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद नॉलेज। ये मेरे ख्याल से हमने पहले भी अभी किया है, तो फिर कर लेते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन का जो ताल्लुक है वो नॉलेज के ऑप्शन से है। इसके बाद कौन से होते हैं स्टेप्स? नॉलेज के बाद होता है कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। व्हाट इज़ द लोगो ऑफ 1992 एजुकेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान? तो वो था द एजुकेशन राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, के तालीम हर जो इंडिविजुअल है उसका हक है। तो ये 1992 की एजुकेशनल पॉलिसी का मोटो था। उसके बाद है 39 कॉन ऑफ एक्सपीरियंस इज गिवन बाय एजरडेल। ये कॉन ऑफ एक्सपीरियंस एजरडेल ने दी थी और इसके अंदर आप देखें तो ये ना एक पूरी कॉन होती है, यूं करके बनी होती है ये, और इसके अंदर लिखा होता है कि अगर आप कोई काम करके सीखें तो आप कितना आपकी कितनी लर्निंग होती है, कोई चीज़ आप सुने तो आपकी कितनी लर्निंग होती है, कोई चीज़ आप देखें तो आपकी कितनी लर्निंग होती है, या कोई चीज़ आप पढ़ाएं तो आपकी कितनी लर्निंग होती है। तो ये कॉन ऑफ एजरडेल है या कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है जिसे एजरडेल ने प्रपोज किया था। हु इज़ द पैनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फाउंडर है वो है फ्रैंकलिन बॉबिट और जो पैनियर है करिकुलम की फील्ड में वो है राल्फ टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉडर इन टर्म? तो यहाँ पे आएगा जी करिकुलम सबसे ब्रॉडर टर्म है। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन हो सिलेबस। देखें जैसे हमें सिलेबस का पता है कि सिलेबस तो एक बहुत मतलब कि लिस्ट होती है सिर्फ टॉपिक्स की जो हमें बताती है कि हमने कोई कोर्स जो है वो कैसे कवर करना है। तो करिकुलम जो है ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो इंडोर या आउटडोर हो रही हो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, तो इसलिए करिकुलम जो है ये सबसे ब्रॉडर टर्म है। एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू द प्रोविंसेस इन 18th अमेंडमेंट। ये बात हमने पहले अभी डिस्कस की, जैसे हमने कहा कि 18th अमेंडमेंट में जो करिकुलम डेवलपमेंट का सब्जेक्ट था वो प्रोविंसेस को दे दिया गया था, जो कि पहले फेडरल के पास था। तो ये वही बात है कि एजुकेशन जो सी है इसको भी प्रोविंसेस की जिम्मेदारी बना दिया गया, जो कि पहले फेडरल की जिम्मेदारी थी, और ये कब हुआ? 18th अमेंडमेंट में। मोर इफेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो देखें क्वालिटेटिव रिसर्च पता क्या आती है? जिसके अंदर हम डिजिट्स को नहीं देखते। यहाँ पर अब दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और इसके अलावा एक होती है जो होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है? क्वांटिटेटिव से हमें पता चलता है कि इसके अंदर हम क्वांटिटीज़ यानी हम इसके अंदर डिजिट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव से हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर हम किसी भी चीज़ की जो है वो क्वालिटी चेक करेंगे, उसको जज करेंगे किसी भी चीज़ को। तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? फोकस ग्रुप करवाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी थॉट्स डीपली समझने का मौका मिलता है। अब फोकस ग्रुप क्या होता है कि इसके अंदर 8 से 10 या 8 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और एक होता है रिसर्चर। रिसर्चर सवाल करता है, रिस्पोंडेंट्स जवाब देते हैं रिसर्चर को और आपस में बातें करते हैं, तो वो होता है फोकस ग्रुप। और इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें रिसर्चर सेपरेट रिस्पोंडेंट से सवाल करता है और उसको जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वालिटेटिव का हिस्सा। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में फिर और आ जाती हैं, जैसे कि क्वेश्चनियर आ जाता है इसमें, जो कि आगे सर्वे का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं क्वांटिटेटिव में, जिनके अंदर हमें डिजिट्स मिलते हैं कि कोई किस बात से कितने % एग्री कर रहा है, कोई किस बात से स्ट्रांगली एग्री कर रहा है तो उसे 5 पॉइंट्स देंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ फिलहाल आपने यही जहन में रखना है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च के बेस्ट या इफेक्टिव डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं वो क्या है? फोकस ग्रुप और इंटरव्यू। उसके बाद है 1992 एजुकेशन पॉलिसी थीम वाज, पहले हमने अभी डिस्कस किया टू एजुकेशन इज़ द राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, वो भी 1992 की एजुकेशन पॉलिसी थी। अब यहाँ पर हम थीम डिस्कस कर रहे हैं, तो थीम इसका क्या है? टू प्रोमोट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एथिकल वैल्यूज़, उसके अलावा वुमेन एजुकेशन।
तो ये चीज़ें थी जो कि 1992 की एजुकेशन पॉलिसी का थीम थी। Which of the following is the type of probability sampling? Probability sampling की यहाँ पे हमने देखनी है कि क्या, आई थिंक ये हमने पहले भी कर लिया है। चलें इसको हम दोबारा कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन के अंदर लोग मौजूद होते हैं उनके पास इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। ठीक है, एक रिसर्च जब हम करते हैं, एक हमारे पास होती है चीज़ पॉपुलेशन और एक होती है सैंपल। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की जिन पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि हम इतनी बड़ी तादाद पे रिसर्च नहीं कर सकते और उन सब के पास जाके सवाल नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हैं और वो तादाद में कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन मेरे पास थी फॉर एग्जांपल 1 लाख, पॉपुलेशन मेरे पास आ गई 1 लाख, अब मैं 1 लाख लोगों से तो जाके सवाल नहीं कर सकती, ना पूछ सकती हूँ कि बताएं आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं सैंपल सेलेक्ट करूँगी। सैंपल में फॉर एग्जांपल मैं 1000 बंदा ले लेती हूँ उसी 1 लाख में से। अब मैं कहूँगी कि ये जो 1000 बंदे के पास जाके मैं अपना जो डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो उस 1 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब होता ही है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि पॉपुलेशन जो होती है हमारी, इन 1 लाख के 1 लाख लोगों के पास इक्वल चांस होगा 1000 में सेलेक्ट होने का। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें मतलब कि हम कह सकते हैं टाइप्स हैं। यहाँ पर मेंशन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है इसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप पर्चियाँ डाल लें और आप उसके अंदर से पर्चियाँ उठाएं। आपको फॉर एग्जांपल 1000 बंदे चाहे आप 1000 पर्चियाँ उठा लें और उसके अंदर जिस चीज़ का नाम लिखा हो उसको आप अपने सैंपल का हिस्सा बना लें। या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग होती है कि आप पूरा ग्रुप उठाएंगे कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि इन 1 लाख में से पहले मैं उठा लेती हूँ 3001 से लेकर 4000 तक के लोग, फिर मैं उठा लूँगी आप कह सकते हैं 7001 से लेकर 8000 के लोग। तो मैं पूरा यहाँ से क्लस्टर उठा रही हूँ, एक बंदा जो है वो सेपरेटली नहीं ले रही। उसके बाद है, स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन क्लास, द टीचर नीड्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन इन अ डिफरेंट वे। अगर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो टीचर को चाहिए कि वो उसी कंसेप्ट को किसी और तरह से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो जो टीचर का मेथड होता है वो बच्चे को समझ नहीं लग रहा होता, कोई कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। तो अगर आप मेथड को चेंज कर लें या कोई डिफरेंट वे अपनाएं तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा उसी कंसेप्ट को समझ जाए। असेसमेंट ड्यूरिंग अ लेक्चर इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, टीचर एक लेक्चर ले रहा है और वो आपको खड़ा कर लेता है और कहता है कि बताएं, इसका जवाब बताएं। तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो ऑनगोइंग फीडबैक के लिए है ताकि आप आंसर करें। अगर आपका आंसर ठीक नहीं है तो टीचर आपको करेक्ट करे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होती है, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, फीडबैक देने के लिए कि अगर आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन से करेक्ट किया जाए, आपको बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं और आपको जो आपकी गलती है वो ठीक करवाई जाए। तो यहाँ पर जो है असेसमेंट ड्यूरिंग अ लेक्चर क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। द टर्म कोग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग और नोइंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोग्निशन जो है वो हम इसको मेंटल से क्या कहते हैं, एक्सचेंज भी कर लेते हैं इस टर्म को, जो मेंटल लफ्ज़ है। तो मेंटल और कोग्निशन चीज़ें क्या हैं, ये तकरीबन एक ही हैं। और उसके बाद मेंटल और कोग्निशन जो है ये किस चीज़ को रेफर करती हैं, थिंकिंग एंड नोइंग को, क्योंकि ये सारी माइंड गेम है ना। आप किसी भी चीज़ को जानते हैं या वो किसी भी चीज़ का पता है तो वो आपको अपने माइंड के अंदर पता है उस चीज़ का। तो इसलिए जो टर्म कोग्निशन है या मेंटल है वो थिंकिंग और किसी चीज़ को जानने को, नोइंग को रेफर करती है। थ्योरी दैट एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और विगोटस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं नेट पर आपको मिलेगा सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म कभी भी आपने नहीं लगाना। ये पूरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक टर्म है जो कि सोशल इंटरेक्शन को पर एम्फेसाइज करती है लर्निंग में। और ये किसने दी थी, ये विगोटस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी को ही हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें बेसिकली विगोटस्की ने डिस्कस किया था कि कैसे जो है एक बच्चा अपने सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू लर्न करता है, अपने टीचर से लर्न करता है, अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स से लर्न करता है। According to Piaget, in which stage child started to think logically like concrete objects?
तो जिस तरह हमने पहले जीन पियाजे की देखी कि उसकी जो थ्योरी थी वो थी कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो अब उसी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में से पूछा गया है कि चाइल्ड जो है, कोई बच्चा है, वो किस स्टेज पर जाके जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आपको अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे मेंशन की थी स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद आ जाती है कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट के बाद आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम यहाँ पे बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो स्टेज है जिसमें एक बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है ये 0 to 2 ईयर्स तक होती है। इसमें जो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ इस हद तक अपना माइंड डेवलप कर पाता है कि उसे पता होता है कि अगर मैं एक चीज़ को अभी देख रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट कर रही है, और अगर मैं मुंह मोड़ लेता हूँ और मैं उस चीज़ को नहीं देख रहा तब भी वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तक एक बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में। आगे प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चा सिंबलाइज करना शुरू कर देता है चीज़ों को, थ्रू पिक्चर्स वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, थ्रू सिंबल्स वो बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। उसको सिर्फ अपने अलावा किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वही ठीक है, और अगर कोई दूसरा बात करे तो उसे उसकी बात समझ में नहीं आती क्योंकि उसका माइंड अभी उतना डेवलप हुआ नहीं होता। उसके बाद जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो ये वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है चीज़ों पर, लेकिन अभी भी वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको नहीं ग्रैस्प कर पाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बारी कब आएगी? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 12 ईयर से ऑनवर्ड चलती है। उसके बाद है द मिनिमम प्रोफेशनल डिग्री ड्यूरेशन इन पाकिस्तान इज़ 1.5 ईयर्स। मिनिमम प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको पाकिस्तान में कोई करनी है तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 1.5 ईयर्स होगा। इससे कम आपको जो प्रोफेशनल डिग्री है वो नहीं मिल सकती पाकिस्तान में। काउंसलिंग इन्वॉल्व हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद सोशल, इमोशनल एंड पर्सनल इश्यूज। अगर आपको याद हो तो हमने पहले एक काउंसलिंग के रिलेटेड किया था, सोशल काउंसलिंग के रिलेटेड, जिसमें हमने बिहेवियर्स और फीलिंग्स को डिस्कस किया था इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह की काउंसलिंग होती है, करियर से रिलेटेड भी होती है, पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड भी होती है, सोशल काउंसलिंग का हमने वहाँ पे भी पढ़ा, इमोशनल काउंसलिंग भी होती है। तो ये हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि काउंसलिंग बच्चों को हेल्प करती है किस चीज़ में, उनके सोशल इश्यूज़ में। अगर उनको क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको अपने कह सकते हैं टाउन में कोई प्रॉब्लम है, विलेज में कोई प्रॉब्लम है, उनको अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या वो इमोशनली कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या उनको वैसे कोई पर्सनल इशू है, तो ये काउंसलिंग क्या है, ये स्टूडेंट्स को इन तमाम चीज़ों में हेल्प करती है। विलियम वेब इज़ अ रीनाउंड ब्रिटिश सोशल साइकोलॉजिस्ट। विलियम वेब क्या है? ब्रिटिश सोशल साइकोलॉजिस्ट है, और ये बहुत एक रीनाउंड आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट है। स्काफोल्डिंग इज़ अ टेम्परेरी स्पोर्ट। ये भी इसी तरह का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक बच्चा जो इंडिपेंडेंटली एक चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन वो हेल्प के साथ उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे, और जब टीचर उसकी वो वाली हेल्प करेगा तो उस हेल्प को या उस टेम्परेरी सपोर्ट को हम कहते हैं स्काफोल्डिंग। ठीक है। द कंटिन्यूस फीडबैक टू गिव इन क्लास इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगेन वही बात आ गई, जब हमने बच्चे को बार बार फीडबैक देनी हो, हमने बच्चे को बताना हो कि वो क्या गलती कर रहा है, वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर ले, और वो जो उसके समेटिव असेसमेंट है, ये जो उसके फाइनल टर्म्स हैं, उनके अंदर अच्छा परफॉर्म करे। इन विच काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल सर्विस दैट हेल्प्स पीपल एक्सप्लोर एंड करियर रिलेटेड डिसीजंस। तो ये करियर काउंसलिंग है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि काउंसलिंग आप करियर की भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करियर काउंसलिंग जो होती है ये हेल्प करती है लोगों को उनके करियर से रिलेटेड ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में या एक्सप्लोर करने में, उनको डिसीजन लेने में क्या कहते हैं आसानी हो जाती है अगर वो करियर काउंसलिंग जो है वो लें तो। इन विच ईयर द SNC वॉज डेवलप्ड इन पाकिस्तान। तो मैंने आपको पहले बताया था जब हमने SNC की पहले बात की थी कि लॉन्च तो हुआ था वो 2021 में ऑफिशियली, लेकिन वो डेवलप कब हुआ था? डेवलप तो सारी बात है पहले हुआ होगा, तो वो 2018 था जब SNC डेवलप हुआ था। इन विच ईयर रिवाइज्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय HEC। तो रिवाइज्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है वो 2023 में। ये एक लेटेस्ट आप कह सकते हैं पॉलिसी है जिसमें जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनको रिवाइज किया गया है HEC के बाय HEC।
तो ये 2023 इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is used to assess and test student as ETS is used in USA? अब यहाँ पर वो जो एग्जामिनर है उसने पूछा है कि वो कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि बच्चों को असेस करती है और उनकी जो नॉलेज या एबिलिटीज़ होती हैं उनको टेस्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो NTS था। आपने सुना होगा NTS का नेशनल टेस्टिंग सर्विस है और ये बहुत सारे पेपर्स जो है वो कंडक्ट करवाती रही हैं, ये वाली जो एजेंसी है करवाती रही है। तो साथ में वो एग्जांपल भी देता है कि जैसे ETS करवाती है USA में, तो जो ETS है ये USA की एक कह सकते हैं टेस्टिंग बॉडी है जो कि कैंडिडेट्स को और उनके नॉलेज को असेस करती है। तो हमारे यहाँ NTS है। विच पेयर कैन बी कंसिडर्ड एज सेम मीनिंग? तो यहाँ पर जाहिर बात है जो बाकी ऑप्शंस होंगे उनके अंदर भी आपको पेयर्स मिलेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग और ग्रुप लर्निंग बहुत सिमिलर टर्म्स हैं। ग्रुप लर्निंग में भी आप एक दूसरे की मदद से पढ़ रहे होते हैं, मदद से सीख रहे होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में भी आप एक दूसरे की मदद से सीखते हैं। तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी रिलेटेड हैं, तो इनका सेम मीनिंग है। तो ये हमारा था आज का मेल SST का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं और 1 नवंबर 2024 से हमारा जो फीमेल SST का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको मेंशन किया था स्क्रीन पे, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको घर बैठे तमाम नोट्स मिलेंगे, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, डिस्कशन हो जाया करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आपके लिए मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको अवेल करना चाहिए। मैंने जैसे आपको यहाँ पे अपना फीडबैक भी दिखाया MK प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स का, और हमने देखा है कि बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये सेशन लें अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आपको सारी वीडियोस जो भी, क्योंकि हम इस मतलब कि एजुकेशन के रिलेटेड और जितने भी जॉब के पेपर्स होते हैं या लेक्चर्स होते हैं उनको पोस्ट करते रहते हैं डेली बेसिस पर। तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी। आपको मुस्तकबिल में भी आपके पेपर्स अगर आते हैं कोई, या अगर आप रोज़ की कोई वीडियो देख लेती हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।